So, Garima Stores of Delhi operates a retail branch at Chennai. The head office makes all the purchases and the branch is charged at cost plus 50%. तो प्रॉफिट कितना है बताइए। सेलिंग प्राइस क्या है आपका? आवाज आ रही है मेरी? बोलो। कॉस्ट प्लस 50%। कोस्ट प्लस 50%। कोस्ट प्लस कोस्ट का 50%। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो कोस्ट को मान लूँ 100, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50% ऑफ 100, तो 50 हो गया। तो टोटल कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 150। आपको क्या करना होता है, देखो आपको सबसे पहले सेल प्राइस निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ को आपको 100 मानना पड़ेगा। हमें प्रॉफिट किस पे दिया है? हमें कोस्ट पे दिया है ना, कोस्ट के बेसिस पे प्रॉफिट है। तो हम क्या करते हैं, कोस्ट को 100 मान लेते हैं। अगर कोस्ट मेरा 100 है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इसका 50% है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? कोस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये 150 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट एज ए परसेंटेज या एज ए आपको फैक्टर निकालना होता है कि कितने परसेंट है या कितना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सेल प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है आपका? 50। सेल प्राइस कितना है? 150। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1.3%। 1/3, या तो 1/3 लिख सकते हो या फिर आप 33.33% लिख सकते हो। आया समझ? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रॉफिट या लोड का परसेंटेज निकालना होगा, और परसेंटेज में मत निकालना, फैक्टर में निकालना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अभी प्रॉफिट कितना है हमारा? 1/3। अब इसको आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है? ऑल कैश रिसीव्ड बाय द चेन्नई ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली। तो चेन्नई ब्रांच को जो भी कैश मिलता है सेल से या डेटर से, वो सारा का सारा जमा हो जाता है दिल्ली ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ब्रांच आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड अकाउंट विच इज़ रिम्बर्स्ड बाय द दिल्ली हेड ऑफिस मंथली। तो जो आपके ब्रांच एक्सपेंसेस हैं वो आप पेटी कैश से पे करते हो, जिसमें हेड ऑफिस हर महीने कुछ पैसा भेजता है। द ब्रांच कीप्स अ सेल्स लेजर एंड सर्टेन इसेंशियल सब्सिडरी बुक्स, बट अदरवाइज ऑल ब्रांच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट दिल्ली। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं चेन्नई ब्रांच की वो सभी दिल्ली में रिकॉर्ड की जाती हैं, मतलब हम अकाउंटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है ऑन 1 जनवरी 2019 स्टॉक इन ट्रेड एट द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस अमाउंटेड टू 6000। अब ये क्या है? स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है ये हमारा 6000। ठीक है, देन डेटर्स दिया है 4000। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब ये क्लोजिंग पे आ गया। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर मेड। अब 31 दिसंबर की क्या इन्फॉर्मेशन है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस, इतना हमें रिसीव हुआ, मिला है। तो कहाँ जाएगा ये 15,000 का स्टॉक? बताइए सर डेबिट। डेबिट साइड ऑफ विच लेजर?
ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, स्टॉक। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर मैं इसको या फिर चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप भी इसको अपना लेजर बना लो एक, और जो कल हमने किया था एक्सेल में सॉल्व, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सर हमको भी कॉपी में बनाना है। हाँ हाँ, बना लो, सॉल्व करके देखो कि आता है या नहीं आता। तो ये कल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसी को कॉपी कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ओके, तो आप लोग लेजर बना लो। सबसे पहला लेजर बनेगा ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट में देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा है आपको स्टॉक इन ट्रेड 6000, तो ओपनिंग स्टॉक जो है आपका वो है 6000। ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी गई है डेटर्स ओपनिंग 4000, तो डेटर्स के अकाउंट में चलते हैं और ये है हमारा 4000। इसका बैलेंस BD आ जाएगा 4000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस 15000, तो 15000 के गुड्स हमें रिसीव हुए। तो जैसा आपने बताया, ये डेबिट साइड जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये आ जाएगा 15000। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तीनों चीज़ें हमने एंटर कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल्स, और ये है 6900। तो जब आप कैश सेल्स करते हो तो ये आपका चला जाता है क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट 6900। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन है गुड्स रिटर्न टू दिल्ली एट सेलिंग प्राइस 300। 300 रुपये के जो गुड्स थे वो हमने रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न को भी आप क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसमें आप लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा रिटर्न। अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्रेडिट सेल्स 6300, तो हमने कुछ क्रेडिट सेल किया था जो 6300 है। ठीक है, और ये आपका चला जाएगा क्रेडिट सेल वाला पार्ट अगेन क्रेडिट साइड में, और ये हम लिखेंगे बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से, क्योंकि जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपका डेटर बढ़ता है, तो ये 6300 आ जाएगा। अब इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है, ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 150। तो आपने जो गुड्स सेल किया उसमें 150 का रिडक्शन किया आपने। अब ये एक नई चीज़ है, ये पहले नहीं आया था कुछ। ठीक है, अब ये होता क्या है रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस? तो देखो, कई बार जब हम सेल कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि किसी को कुछ प्रमोशनल डिस्काउंट दे देते हैं।
ठीक है, मान लो आप किसी को सेल कर रहे हो कैश पे, मान लो कई सारे आपके पास कस्टमर आए, आपने किसी ग्राहक को डिस्काउंट दे दिया, तो ये एक तरीके से आपका प्रमोशनल एक्सपेंस है। ठीक है, आपने प्रमोशन के लिए 150 रुपये सस्ता दिया है किसी को, तो ये जो क्योंकि ये एक प्रमोशनल एक्सपेंस है, इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो हम स्टॉक को 150 रुपये से कम कर देंगे और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इधर लिख देते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और ये है आपका 150 रुपये, 150। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 4800। तो ये आपको डेटर से कैश मिला, ये डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा और 4800 चला जाएगा। डेटर्स अकाउंट में एक चीज़ और हमें एंटर करनी है, जितने का हमने क्रेडिट सेल किया है डेटर्स को, तो 6300 का आपने क्रेडिट सेल किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई पूरी। इसके बाद देखो क्या है, डेटर्स रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल 200। तो जब कोई डेटर आपका रिकवरेबल ना हो और उसे आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो ये सीधा सीधा मतलब है बैड डेट सही है। ठीक है, 200 रुपये का आपका बैड डेट है। तो बैड डेट जो होता है ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होता है, और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं इसको, तो इसको हम डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी डेटर में चला जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री है हमारी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी आपका डेटर में चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें डेटर्स अकाउंट में चली जाएंगी। किस साइड जाएंगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक में आ जाएगा ब्रैकेट में बैड डेट्स और एक में आ जाएगा डिस्काउंट। दोनों का अमाउंट लिख दो, बैड डेट है 200 और डिस्काउंट है 150 रुपये। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बचा, आगे लिखा है अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू द ब्रांच ऑन 28th of December 2019। तो हमें कुछ गुड्स भेजे गए थे और वो 28 दिसंबर को भेजे गए, जिसका सेलिंग प्राइस था 180। ठीक है, was not received until 5th of January 2020 and hadn't been included in stock. Closing stock at selling price was 7290। तो 7290 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन एक गुड्स का जो लॉट है वो हेड ऑफिस से चला, लेकिन ब्रांच ऑफिस में अभी नहीं पहुंचा। जब कोई ऐसा सिचुएशन हो तो हम बोलते हैं इस केस को गुड्स इन ट्रांजिट। जब आपका माल रास्ते में है, जब आपका सामान रास्ते में है, तो इसको भी हमें क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना होता है। तो ये जो 7290 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें आप 180 को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑफिस से चल चुका है और ब्रांच ऑफिस में अभी नहीं पहुंचा। ये हमारा एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और इधर लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में दो चीज़ें आएंगी, एक
जो आपको क्वेश्चन में एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7290, और एक आप लिखोगे यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, ये ऐड हो जाएगा। कितना है ट्रांजिट में? 180 रुपये। तो ये दोनों ऐड करके इधर लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू आ गई 7470 रुपये। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो जैसा कल क्वेश्चन हमने किया था, ये उससे थोड़ा इजी ही कह सकते हो आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप चेक कीजिए क्वेश्चन में और कुछ बचा। यहाँ पे लिखा है द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ब्रांच फॉर ईयर 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू ₹1800। तो जो हमारा एक्सपेंस है वो है 1800 रुपये। तो एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है बताइए? सर डेबिट साइड। एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड ऑफ स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में क्यों होगा? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। आपका जो एक्सपेंस होता है वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम स्टॉक एंड डेटर कर रहे हैं, आप जो बता रहे हो वो डेटर सिस्टम में होता था। तो ये जो 1800 रुपये है एक्सपेंस, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। अभी हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में भी कुछ नहीं लिखा है, इसको भी लिखेंगे और प्रॉफिट को भी लिखते हैं। प्रॉफिट में सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्या? एक्सपेंसेस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस हैं हमारे 1800। अब जो जो चीज़ें रह गई हैं उसको करते हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रांच स्टॉक लगभग पूरा बना लिया है, इसको अभी टोटल करेंगे थोड़ी देर में। ब्रांच डेटर भी लगभग पूरा हो गया है हमारा, और ब्रांच एडजस्टमेंट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट में सबसे पहले एक तो हमें लिखना होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का लोड। ठीक है, ओपनिंग का लोड आता है क्रेडिट साइड और क्लोजिंग का ओपनिंग का लोड आता है क्रेडिट साइड और क्लोजिंग का आता है डेबिट साइड। तो ये आपको याद रखना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था स्टॉक का? ओपनिंग बैलेंस था हमारा 6000 रुपये। तो 6000 रुपये पे प्रॉफिट कितना हो गया? 6000 इंटू 1/3 2000। तो ओपनिंग स्टॉक पे जो लोड है वो 2000 है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पे कितना लोड है? तो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी वैल्यू है एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक की हमारी वैल्यू है दिस सर 7470। 7470। तो इसका भी हमें 1/3 करना पड़ेगा। तो इसका 1/3 आ गया 2490। तो क्लोजिंग स्टॉक पे लोड कितना है? 2490, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, जो गुड्स हमें हेड ऑफिस से मिले उस पर भी लोड हटाना होता है। तो कितने के गुड्स हमें मिले हैं हेड ऑफिस से? 15000। ठीक है, अब इस 15000 का 1/3 करोगे तो कितना प्रॉफिट है? 5000। ठीक है, अच्छा, क्या हमने कोई गुड्स रिटर्न भी किए हैं हेड ऑफिस को? यस, 300 रुपये के गुड्स हमने रिटर्न किए हैं। तो 300 पे लोड कितना हो गया? 1/3 100। तो ये 100 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई किसी टाइप का लॉस वगैरह नहीं है, कोई अब नॉर्मल लॉस या कुछ नहीं गिवन, तो हमें वो सब नहीं रिकॉर्ड करना। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस पे।
एडजस्टमेंट के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4,410 रुपये। एक बार चेक करते हैं क्या यही है। यस, 4,410 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए समझ आया ये? यस सर। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर के जो अकाउंट्स थे उनको भी पूरा करते हैं। डेटर अकाउंट को चेक करो। डेटर अकाउंट ऑलरेडी मैच आपका कर रहा है, क्योंकि हमें डेटर का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। रुको, क्वेश्चन में चेक करते हैं। 4,000 डेबिट साइड आ गया, 6,300 आ गया कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर का? क्वेश्चन में चेक करो। कोई क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हमें नहीं दिया गया। चलो इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो ये टोटल इस साइड का आया 10,300, तो इस साइड का भी 10,300 होगा। क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ले लो जो है, और इसमें से माइनस कर दो इन सब को, जो ऊपर वाले का टोटल है। आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर है 5150। चेक करो, ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा। निकाल के देखो, यही आएगा। कर पाए कैलकुलेट? तो इस तरीके से आपका डेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ब्रांच स्टॉक पे। इसको चेक करते हैं कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका टोटल है 21,000। डेबिट साइड का टोटल आया 21,000। क्रेडिट साइड को चेक करते हैं, क्रेडिट साइड में कितना है हमारे पास। तो क्रेडिट साइड में जो टोटल वैल्यू है वो है 21,120। तो एक बार देखते हैं क्या कोई डिफरेंस आ रहा है क्या। सर ये डेटर का बैलेंस अकाउंट कौन सा डेटर का? सर बैलेंस CD। डेटर का कितना निकला है आपका? ये आएगा डेटर का बैलेंस CD आएगा, देखो ये 5,150। ठीक है, तो डेटर मैच हो गया, एडजस्टमेंट आ गया, PL बचा है और स्टॉक बचा है। स्टॉक को देखो, स्टॉक में एक चीज़ अभी डेबिट साइड में हमने कम लिखी है। क्या कम लिखी है इसको समझते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 180 रुपये के जो गुड्स हैं ये हेड ऑफिस ने आपको भेज दिया है, बट आपके पास अभी पहुंचा नहीं है। तो जब भी हेड ऑफिस से कोई स्टॉक आपको मिलता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो, बताओ? डेबिट साइड। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और कितने का मिला है ये हमें? 180। ठीक है, तो ये आ गया आपका 21,180 रुपये डेबिट साइड का टोटल। और क्रेडिट साइड का टोटल भी आपका यही आ जाएगा,
क्योंकि ये मैच हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है, सारे बैलेंसेस हमारे पास थे, तो ये मैच हो गया। अब एडजस्टमेंट पे आइए वापस से। एडजस्टमेंट को मिलाते हैं। देखो, अब जब आपने डेबिट साइड में लिखा तो उसका इफेक्ट यहाँ भी आएगा, है ना। आपको कितने गुड्स मिले हैं टोटल हेड ऑफिस से? एक तो 15,000 एक बार में मिला, ये देखिए 15,000 तो आपको एक बार में मिला, और एक बार में कितना मिला? 180। तो 15 वाले का तो लोड हमने लिखा हुआ है, 180 वाले का लोड नहीं लिखा अभी हमने, तो ये कहाँ आ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा 180 वाले का लोड? सर क्रेडिट क्रेडिट साइड क्रेडिट ऑफ साइड ऑफ किसमें? एडजस्टमेंट 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 अकाउंट और कितना लोड है? 60। 60 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हमारा ये अकाउंट भी मैच होना बाकी है, इसको अभी हमने मैच नहीं किया। डेटर्स को हमने अभी मैच नहीं किया, सॉरी डेटर को हमने मैच कर लिया है, पीएल को मैच नहीं किया, और स्टॉक अकाउंट भी हमने अभी मैच नहीं किया। पेटी कैश की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो पेटी कैश को हटा ही देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो डेटर वाला हमारा फाइनल हो चुका है। स्टॉक में हमने सब कुछ लिख लिया है, बस एक बार उसको मैच करना है। अब देखो आप सब टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल देखो 21,180 आएगा, एक बार ये करके देखिए। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड आपका आएगा 21,120। ठीक है, ये है 21,180, ये है 21,120। अब दोनों में डिफरेंस है, कौन सा साइड ज़्यादा है? डेबिट डेबिट साइड। जब डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो क्या होता है? शॉर्टेज शॉर्टेज। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे बैलेंस सीडी से पहले, और यहाँ पे शॉर्टेज को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बताओ? शॉर्टेज को आप क्या मान सकते हो, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मानते हैं, जनरली हम एबनॉर्मल मानते हैं, याद रखना। तो हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र करने के लिए दो चीज़ों में ब्रेक करते हो आप उसको, है ना। किस किस में? एडजस्टमेंट अकाउंट और पीएल। हाँ, तो एक आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक आ जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू शॉर्टेज, या सिंपल शॉर्टेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वर्किंग जहाँ पे आप क्वेश्चन आपका ख़त्म होगा उसके नीचे एक अजम्पशन दे देना कि आपने शॉर्टेज को क्या माना है? एबनॉर्मल लॉस।
ठीक है। अब कितने रुपए का शॉर्टेज है? 60 रुपीज़ का। तो लोड कितना होगा? 20, 20। और कॉस्ट कितना है? 40, 40। ठीक है। तो अब ये अकाउंट आपका मैच हो जाएगा, दोनों साइड का सम जो है वो हमारा इक्वल है 21180। ठीक है। अब देखिए, वापस से चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में दो चीज़ें, एडजस्टमेंट में एक चीज़ डेबिट होगी 20 रुपये से। ठीक है। क्या लिखेंगे हम? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। और ये क्या लाए हम वहाँ से? शॉर्टेज लाए। कितने रुपए का? 20 रुपीज़ का। ठीक है। अब आप दोनों साइड का टोटल करो और बताओ कि आपका ये कितना आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है जो हमें ट्रांसफ़र करना है। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ हमने मिस कर दी। वापिस आओ क्वेश्चन पे, कुछ इसमें लिखा था जो हमने ध्यान से नहीं देखा। लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन में देखो कुछ लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। हमने इसको एबनॉर्मल लॉस तो मान लिया, लेकिन क्वेश्चन चेक करना भूल गए। देखिए, यहाँ लिखा है एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर इज टू बी रिगार्डेड एज, क्या मानना है? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम एबनॉर्मल मानते। हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, बट क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा पूरा लास्ट का ना, तो ये गलती कर दी हमने। तो अगर कोई डिफरेंस आया, एग्जामिनर ये कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंस आया तो उसको नॉर्मल वेस्टेज मानना है। और नॉर्मल वेस्टेज मानोगे तो क्या होगा? पूरे का पूरा 60 रुपये कहाँ चला जाएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट में। तो ये वाली लाइन डिलीट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये 60 रुपये पूरा चला जाएगा एडजस्टमेंट में। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता, ये आ जाएगा इधर 60। अब निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका ये माइनस ये पूरा 4410। बुक में एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, यही है 4410। तो हमारा एडजस्टमेंट मैच हो गया। अब आते हैं पीएल पे। पीएल में हमें एक तो एक्सपेंसेस ऑलरेडी गिवन है 1800 रुपये, ये हमें पता है। और ब्रांच एडजस्टमेंट से 4410 रुपये ट्रांसफ़र होके आ रहा है, हमें ये भी पता है। और कोई आइटम है जो पीएल में आना चाहिए? दो चीज़ें और पीएल में आएंगी। एक तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट से आएगा ट्रांसफ़र होके। बताइए क्या आएगा ब्रांच डेटर्स से? बैड डेब्ट्स। यस, बैड डेट्स आएगा एक तो ट्रांसफ़र होके। और
ब्रांच डेटर से ही एक चीज़ और ट्रांसफ़र होगी, वो है क्या, डिस्काउंट। आप डेटर अकाउंट में देखो जाके, दो चीज़ें हमने ट्रांसफ़र की थी पीएल में, एक बैड डेट और एक डिस्काउंट। तो ये दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे। एक है आपका कितना, 200 रुपये और एक है 150। तो हम इधर लिखेंगे बैड डेट 200 और डिस्काउंट 150। ये हो गया। एक्सपेंसेस हम पहले ही लिख चुके हैं और ब्रांच एडजस्टमेंट से जो पैसा आया वो भी हम लिख चुके हैं। अब इसका करते हैं टोटल। ये टोटल आपका 440 ही होने वाला है। इस साइड का सम कर दो, इस साइड का सम है 2150। इसका मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है, और जो डिफरेंस या जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ चला जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब क्या ये ठीक है, इसमें कुछ बचा बताओ, याद करो और चेक करो कुछ बचा। और एक चीज़ अभी मिसिंग है, स्टॉक अकाउंट में आपने कुछ लिखा था पीएल के नाम से, देखो ये देखो, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस 150 रुपये। तो आपको 150 रुपये प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी अभी ट्रांसफ़र करने हैं इसमें। तो आप क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये 150 रुपये आपने प्रमोशनल एक्सपेंस किया, तो ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर। तो 4410 माइनस इन सब का सम, तो ये आ जाएगा 2110, 2110 रुपये। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए आया समझ क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको पीडीएफ दी है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, और एग्ज़ाम में बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्टॉक एंड डेटर पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हमेशा 4 चीज़ें तो बनानी ही हैं मिनिमम। एक आपका बनेगा ब्रांच स्टॉक, दूसरा आप बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, तीसरा बनेगा ब्रांच पीएल, और चौथा बनता है ब्रांच डेटर्स। ये 4 लेजर अकाउंट्स आपके हर एक केस में बनेंगे। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा, ब्रांच स्टॉक में क्या क्या आता है। तो ब्रांच स्टॉक में जो भी स्टॉक का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, स्टॉक का ट्रांसफ़र 2 टाइप से हो सकता है। पहला, जब हेड ऑफिस ने आपको माल भेजा ब्रांच ऑफिस को, और दूसरे टाइप का ट्रांसफ़र हो सकता है जब ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को रिटर्न करे। तो ये इस टाइप का जो होता है ये डेबिट साइड आता है, ये क्रेडिट साइड आता है। तो पहले तो आपको स्टॉक में ये याद रखना है कि जो माल आया या गया हमें उसको रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात, जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें से आपको लोड हटा के एडजस्टमेंट में लिखना होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गलती इसी में बच्चे करते हैं, लोड हटाना भूल जाते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में और क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और
ये सब लिखने के बाद, ये सारा तीनों चीज़ों को लिखने के बाद अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज या फिर सरप्लस। तो ये शॉर्टेज और सरप्लस में चला जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रांच स्टॉक में 3 चीज़ें आपको लिखनी हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, आपको हेड ऑफिस से मिला, आपने हेड ऑफिस को भेजा, डेटर्स को आपने दिया, सेल किया, वो सारा ट्रांजैक्शंस में कवर होता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सब कुछ। आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि अगर स्टॉक आपका बढ़ रहा है या स्टॉक आपका घट रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन से, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके स्टॉक को प्रभावित कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन आपके ब्रांच स्टॉक में आएगी। ये आपको याद रखना है एक लाइन में, ठीक है। और अगर आपका ब्रांच अकाउंट मिसमैच हो रहा है तो हमें पता है कि या तो शॉर्टेज हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें ब्रांच स्टॉक की याद रखना, कभी भी गलती नहीं करोगे। अब आते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखते हैं, तो सीधा सीधा याद रखना, इसमें एक तो लोडिंग आएगा, जो भी स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ उसका लोडिंग, प्लस अगर कोई लॉस है, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस, तो उसका भी अमाउंट इसी में आता है। नॉर्मल लॉस के केस में पूरा अमाउंट आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस के केस में केवल लोडिंग आती है, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बड़ा क्लियर है। इसमें आपको केवल लोड लिखना होता है, प्लस कोई नॉर्मल लॉस हो वो लिखना होता है। ब्रांच पीएल में क्या होता है, ब्रांच पीएल में हम एडजस्टमेंट से पैसा लाते हैं। एडजस्टमेंट का जो भी फाइनल फिगर आएगा वो ब्रांच पीएल में आ जाता है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद पीएल में आपको लिखने होते हैं सारे एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब पीएल में लिखे जाते हैं, ठीक है। पीएल में बैड डेट भी आता है, डिस्काउंट भी आता है, और जो भी एक्सपेंस है वो सब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका कोस्ट पार्ट भी पीएल में लिखा जाता है। पीएल अकाउंट को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम नेट प्रॉफिट बोल देते हैं। आखिरी बचा ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच डेटर्स आपके कस्टमर का अकाउंट है एक तरीके से। तो इसमें आप क्या क्या लिखते हो, जब आपने कस्टमर को कोई सामान बेचा तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में, इसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड में आ जाता है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, अगर कोई बैड डेट हुआ, कोई डिस्काउंट आपने दिया, डेटर ने आपको कैश दिया या डेटर ने आपको गुड्स रिटर्न किए, तो वो सभी क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ब्रांच स्टॉक को अच्छे से सॉल्व करना, ब्रांच एडजस्टमेंट को अच्छे से सॉल्व करना, पीएल और ब्रांच डेटर तो आपका इजीली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट में बच्चे करते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो इस टॉपिक पे तो बता दो। सर जो हम लोड माइनस करते हैं ना, जब हम स्टॉक वगैरह वापस देते हैं, तो हमें क्वेश्चन में पता है कैसे लगता है 1/3 है या 1/5 है? वो तो क्वेश्चन में ही प्रॉफिट दिया होगा ना, जैसे इस केस में दिया था कि प्रॉफिट आपके कोस्ट का 50% है, तो उससे हमने निकाला था। अभी बताता हूँ मैं दोबारा, रुको। क्वेश्चन की पहली लाइन में या किसी भी एक जगह आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा कि प्रॉफिट कितना है। जैसे जो 2 क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए हैं, मैं दोनों क्वेश्चन में आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 की फर्स्ट लाइन ये कह रही थी कि जो गुड्स भेजे जाते हैं ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस, एक सेकेंड रुकिए,
ये देखो, इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो। Messrs XYZ Limited has branches at Delhi and Agra and goods are invoiced at cost plus a profit of 20% on sales। तो हम गुड्स को किस प्राइस पे बेच रहे हैं? इनवॉइस प्राइस या जो सेल प्राइस है वो कितना है? वो है कोस्ट प्लस 20% ऑफ सेल। ठीक है, यही है ना? यस सर। अब मान लो आपको क्या करना होता है कि प्रॉफिट के हिसाब से हम एज्यूम करते हैं। प्रॉफिट किसका परसेंटेज है? प्रॉफिट किसका परसेंट है? सेल्स का। 20% ऑफ सेल ही है ना? यस सर। तो हम सेल को मान लेंगे क्या? 100। ठीक है, अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 20%। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिट को अब परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? 20 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? 1/5। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या था? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ब्रांच इज चार्ज्ड एट कोस्ट प्लस 50%। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है? 50% ऑफ कोस्ट। उसमें सेल्स का था, इसमें कोस्ट का 50 है। तो किसको 100 मानोगे? कोस्ट को 100 मान लेंगे। ठीक है, कोस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया बताइए? प्रॉफिट आपका है कोस्ट का आधा 50%, और कोस्ट को अगर मैं 100 एज्यूम कर लूँ तो प्रॉफिट कितना हो गया? 150। कितना? 50। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा? 50, और सेल्स प्राइस कितना होगा? कोस्ट प्लस प्रॉफिट 150। तो ये हो गया 50 डिवाइड बाई 150, 1/3। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक वैल्यू को 100 मान लेना है, उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। तो ये थे दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए, इनकी कर लेना प्रैक्टिस। और इसके साथ एक पीडीएफ दिया है मैंने जर्नल एंट्रीज और लेजर्स का, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी एक क्वेश्चन और मुझे आपको कराना है, छोटा सा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि वो आपके पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए एक क्वेश्चन उसका मैं आपको अभी बताऊंगा। और चैप्टर है। हाँ जी सर ये दूसरा चैप्टर है। हाँ, ये अलग चैप्टर है एक। हमारा स्टॉक एंड डेटर पूरा हो गया। स्टॉक एंड डेटर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में। अब जो हम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत कम चांसेस हैं आने के, लेकिन हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें करना है। और इसके बाद एक चैप्टर हमारा बचेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको करा दूंगा, या तो कल ही क्लास रख लेंगे, या फिर ट्यूसडे को एक क्लास रख के करा दूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप से सिंपल सा क्वेश्चन आना है, उससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। आपने डिसोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है 12th क्लास में,
तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन ही आएगा। डिसोल्यूशन किया है आप लोगों ने पार्टनरशिप में? यस सर। तो बस वैसा ही क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में देखो क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक समझ लो। जैसे कोई भी हमारा एक बिजनेस होता है ना, तो उसके कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसके कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग विभाग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। जैसे एक आपका हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट, एक हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक हो सकता है फाइनेंस, एक हो सकता है प्रोडक्शन, ठीक है। और ऐसे ही एक हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला। तो किसी भी बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन डिपार्टमेंट्स का जो खर्चा है उसको कई बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा एक साल में जो खर्चा है, लेट से वो 10 लाख है। पूरे बिजनेस का जो खर्चा है वो 10 लाख रुपए है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा आया है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, इस 10 लाख रुपए को डिवाइड करूँगा, इन डिपार्टमेंट्स में बांट दूँगा। एक मेथड होता है जिसके यूज़ से हम इनको निकालते हैं कि किस डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हमारा हुआ। कई बार क्या होता है कि कोई एक डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चीला होता है, उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस जो है वो अपने कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को बोलेगा कि तुम अपने खर्चे को कम करो, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो सीधा बात है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक तरीके से ये कोस्ट कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ताकि हमें पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ। अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही इन्फॉर्मेशन रहेगी कि 10 लाख रुपए पूरे साल में खर्च हुए, लेकिन किस डिपार्टमेंट पे कितने हुए ये जानने के लिए हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आया समझ? बताइए। तो आपको कुछ इस टाइप का एक स्टेटमेंट या परफॉर्मा बनाना पड़ता है, जिसको हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड लिखनी है। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग बनाते हो ना, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट में जो बनाते थे, उसी टाइप से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो याद कीजिए, नॉर्मल ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद परचेज आ जाएगा। फिर हम लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपको याद हो, वेजेस, पावर, कैरेज, इनवर्ड एक्सेट्रा। इसी तरीके से क्रेडिट में हम क्या लिखते थे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फाइनल अकाउंट में किया है। आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी का एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें आपको कुछ जानकारी दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ये वाला करते हैं, ये 2019 में आया हुआ है, ये वाला करते हैं। आपके में नहीं आया, याद रखना, बीकॉम प्रोग्राम में ये क्वेश्चन नहीं आता, ऑनर्स में आता है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, 10वां एग्जाम्पल, और आप लोग बस एक ही एग्जाम्पल करना है इसके, बाकी आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। अ कंपनी हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स फॉर विच द डिटेल्स आर एज फॉलो। क्या डिटेल है आपके पास? हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई कर रखा है, कवर किया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ए जो है वो 20% एरिया में काम करता है, डिपार्टमेंट बी 30% में, और डिपार्टमेंट सी 50%। तो किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है? डिपार्टमेंट थर्ड ने। डिपार्टमेंट थर्ड। तो अगर मैं रेशो आपको बोलूं तो क्या रेशो आ जाएगा? 2, 3 एंड 5। ये आपका एरिया का रेशो हो गया, समझ पाए? यही है ना, 2, 3, 5। अच्छा, अब देखो सेल्स, अगली इंफॉर्मेशन है सेल्स। डिपार्टमेंट ए ने कितना सेल किया? 1 लाख, बी ने किया 2 लाख, और सी ने कितना किया? 3 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की है। ए के पास है 150, बी के पास है 120, और सी के पास है 150। ठीक है, तो 100, 120 एंड 150। आगे देखिए क्या लिखा है, एलोकेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू 3 डिपार्टमेंट्स। हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, हमें खर्चों को बांटना होता है। तो आपको ये जो 4 एक्सपेंसेस हैं, रेंट, लाइटिंग, सेलिंग एंड लेबर, आपको इन खर्चों को डिपार्टमेंट्स में बांटना है। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहला खर्चा क्या है आपका? रेंट। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो और बताओ, रेंट को आप किस हिसाब से बांटोगे? आपके पास एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया गया है, दूसरा आपके पास सेल्स दिया है, और तीसरा आपके पास है फ्लोर एरिया कवर्ड। तो रेंट को किस हिसाब से बांटोगे? फ्लोर एरिया कवर्ड। हाँ, तो रेंट को हम बांटेंगे फ्लोर एरिया के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जिसने जितनी जगह रखी है, जिसने जितनी जगह घेर रखी है, उसी हिसाब से रेंट बटेगा ना। समझ पा रहे हो? तो खर्चों को डिवाइड करने का या बांटने का आपको एक स्केल चुनना पड़ेगा, एक मेथड चुनना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आप खर्चों को बांट रहे हो। तो रेंट को हम बांटेंगे फ्लोर एरिया के हिसाब से। फ्लोर एरिया कितना था? क्या रेशो था फ्लोर एरिया का? 2, 3, 5। 2, 3, 5। तो ए पे कितना आ जाएगा रेंट?
16,000. ए पे जो रेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 16,000. कैसे किया? 80,000 इंटू 2/10. 10. ठीक है. बी पे कितना आ जाएगा? 24. और सी पे आ जाएगा 40. तो ये हो गया आपका रेंट. रेंट के बाद अगला खर्चा देखो क्या है. नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है? लाइटिंग. लाइटिंग क्या होती है? जो आपने लाइट्स लगाए हुए हैं फैक्ट्री में या बिजनेस में, तो लाइटिंग के खर्चों को कैसे बांटोगे? फ्लोर के हिसाब से. फ्लोर के हिसाब से. ठीक है. क्योंकि लाइट भी तो वो ज़्यादा यूज़ करेगा ना जिसके पास ज़्यादा जगह है. ठीक है. तो ये भी बटेगा फ्लोर एरिया के हिसाब से. तो लाइटिंग को भी आप निकाल सकते हैं. 2/10 कीजिए तो 12 दूनी 2400. ए के पास है 2400, बी के पास आएगा 3600 और सी के पास आ जाएगा 6000. ठीक है. तो ये आपका हो गया लाइटिंग. 2400, 3600 और 6000. तीसरा एक्सपेंस देखो क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस. जब आप सेल करने गए तो आपने कुछ खर्चे किए. अब ये सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे आप बांटोगे? सेल्स के हिसाब से. सेल्स के हिसाब से. जिसने जितना ज़्यादा सेल किया उसका उतना ज़्यादा एक्सपेंस हुआ होगा. तो सेल्स का रेशो हमारा क्या है? सेल्स का रेशो है आपका 1:2:3. ठीक है. तो इस रेशो में आपके एक्सपेंस बट जाएंगे. सेलिंग एक्सपेंस है टोटल 42,000. तो 42,000 इंटू 1/6 इंटू 2/6 इंटू 3/6. तो पहले का आ जाएगा 7,000. ठीक है. दूसरे का आ जाएगा 14 और तीसरे का आ जाएगा 21. समझ पाए? लास्ट पॉइंट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है? 18,500. और लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को किस हिसाब से डिवाइड करोगे? लेबर के भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या है रेशो? 10, 12 एंड 15. अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो और सिंपल हो जाएगा. ये 100, 120 एंड 150 है. तो इसको हम रेशो में अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, 12 एंड 15. इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 नहीं, ये अब किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है ना. तो 5 नहीं, 2 से नहीं होगा. ये यही रहेगा रेशो आपका. नहीं होगा. 10, 12 एंड 15 ही रहेगा. ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम इसको. तो 18,500 इंटू 10/37 इस टाइप से सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000, 6,000 और 7,500. ठीक है. अब ये डिपार्टमेंट ए के खर्चे आ गए, ये डिपार्टमेंट बी, ये डिपार्टमेंट सी. तो अगर इसका हम टोटल कर दें तो हर एक डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस हमें पता चल जाएगा. तो डिपार्टमेंट ए ने टोटल कितना खर्च किया? 30,400. बी ने किया 47,600 और सी ने किया 74,500. बताइए, समझ आया? यस सर. यस सर. तो ये है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. और आप इसका चाहें ना तो ये वाला एग्ज़ाम्पल घर पे होमवर्क में कर लेना. एग्ज़ाम्पल नंबर 9. और ओके सर. ये आप इसी ऑनलाइन PDF से कर लेना जो मैंने महक को भेजा हुआ है. अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन होगा तो आप अपनी बुक से कर लेना. तो बस 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं इसके लिए. हाँ जी. पेज नंबर. पेज नंबर आपकी बुक में अलग होगा क्योंकि ये जो PDF है ये ऑनर्स की है.
तो पेज नंबर है 15.15, जो PDF है उसका पेज Okay, नंबर sir. 15.15। आपकी बुक में भी क्वेश्चंस होंगे, मिलते जुलते होंगे, तो बस 2 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हमारा एक ही टॉपिक रिमेनिंग है और वो है पार्टनरशिप में भी डिसोल्यूशन, ठीक है। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस आप लोग कमेंट कर दीजिए। ओके सर। और अब बस हमारी एक क्लास और होगी, तो वो मैं या तो मंडे को या फिर ट्यूसडे को ले लूँगा, मैं आपको बता दूँगा जिस भी दिन लूँगा क्लास। सर लीव कर दे। हाँ, लीव कर दो। ऑफिशियली हमारी क्लासेस आज पूरी हो गई। 25 क्लास कल मुझे कल लेनी भी थी। है। हाँ जी, कल कल भी है क्लास हाँ हमारी। कल तो है, लेकिन मेरे को 25 लेनी थी ना, तो मेरी 25 आज पूरी हो गई, ओके सर। ठीक है। तो हालांकि मैं अभी आपको 1-2 क्लास और पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक क्लास में हम डिसोल्यूशन करेंगे और एक क्लास डाउट क्लास रखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक पे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। बाय सर। ओके, ठीक, बाय बाय।